मार्स एक ड्राई, रॉकी और बंजर प्लेनेट है। ये इमेजिन करना मुश्किल है कि किसी टाइम रेड प्लेनेट पर हमारी धरती जैसा लैंडस्केप था, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा ही था और लाखों साल पहले मार्स पानी के विशाल ओशन से भरा हुआ था। 2021 के स्टार्ट में नासा ने अपने सबसे एडवांस्ड रोवर को रेड प्लेनेट पर भेजा। इसका मिशन माइक्रोबियल लाइफ की किसी भी साइन की सर्च करना है जो प्लेनेट के पास्ट की ओर हिंट करता है। उन्होंने रोवर के नाम परसिवरेंस या शॉर्ट में पर्सी रखा। यहां तक कि पर्सी की मार्स पर शुरुआती लैंडिंग भी एक साइंटिफिक डिस्कवरी थी। रोवर प्लैनेट के सरफेस को ट्रैक और लैंड करने के लिए आइडियल स्पॉट खोजने के लिए ऑन बोर्ड कैमरों के साथ ऑटो नेविगेशन का इस्तेमाल करके लैंड हुआ। इससे साइंटिस्ट को मार्स के फ्यूचर मिशंस के लिए बेस्ड लैंडिंग ऑप्शंस पर काम करने में मदद मिली है। पर्सी इस वक्त एक नए और हाईली एडवांस्ड ऑटो नेविगेशन सिस्टम द्वारा गाइड होकर रेड प्लैनेट पर घूमता है। उनका ज्यादातर दिन रॉक फॉर्मेशंस को एनालाइज करने में खर्च होता है। पर्सी एक हाई-टेक लेजर है जो रॉक्स में एक छोटे से पिन पॉइंट बीम फायर करता है। लेजर रॉक्स के सैंपल से एक प्लाज्मा बनाता है। फिर पर्सी का ऑन बोर्ड स्पेक्ट्रोग्राफ रॉक की केमिकल कंपोजिशन की पहचान करने के लिए प्लाज्मा को एनालाइज करता है। पर्सी की अब तक की सबसे खास खोजों में 2 रॉक्स हैं जिनको मार्च और ईगो नाम दिया गया है। ये शब्द मूल अमेरिकी नवाजो ट्राइब के नासा इंजीनियर को ट्रिब्यूट देने के लिए नवाजो डायलेक्ट से आए हैं। मार्च का अर्थ है मार्स और ईगो का अर्थ है डेलिजेंट यानी मेहनती। ये दोनों रॉक्स कंपोजिशन में नमक जैसी हैं, मतलब ये कि ये इग्नियस रॉक्स हैं। यदि आप अपनी रॉक्स की स्पीशीज को नहीं जानते तो इग्नियस का मतलब है कि ये वोल्केनिक इरप्शन से बनी है। मार्च और ईगो की अभी की शेप से पता चलता है कि ये पानी के एनवायरनमेंट से मोल्ड हुए हैं। ये इस बात का प्रूफ हो सकता है कि मार्स कभी पानी से भरा हुआ था। खोजी गई एक और इंटरेस्टिंग रॉक का नाम हार्बर सील रखा गया है। ये एक डार्क स्मूथ रॉक है जिसके बारे में साइंटिस्ट का मानना है कि इसे पावरफुल नॉर्थ वेस्ट की हवाओं ने खेलते हुए मरीन एनिमल जैसा बना दिया है। दशकों से साइंटिस्ट ने मार्स पर हवा और मौसम के पैटर्न के बारे में थ्योरी पेश की है। ये खोज प्लैनेट की उनकी मौजूदा वेदर मॉडलिंग को सपोर्ट करती लगती है। पर्सी ने फरवरी में मार्स पर पहुंचने के बाद से 20,000 से अधिक इमेजेस को वापस भेजा है, जिसमें एक इंटरनेट ब्रेकिंग सेल्फी भी शामिल है। मार्स मिशन से ऑडियो फाइलें भी भेजी गई हैं। पहली बार हम मार्स के लैंडस्केप पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विंड्स की अजीब और आसपास की साउंड्स को सुन सकते हैं। रोवर के ऑन बोर्ड माइक्रोफोन्स का शुक्रिया। पहली बार किसी दूसरे प्लैनेट पर ह्यूमन टेक्नोलॉजी यूज करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस की गई है। पर्सी के अंदर कार बैटरी के साइज का एक गोल्ड प्लेटेड बॉक्स है। ये मोक्सी यूनिट है। मोक्सी का मतलब मार्स ऑक्सीजन इन C2 रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट है। हाँ, ये बस एक गौर के समान है। मार्स के 95% एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। मोक्सी यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करती है और एक जटिल केमिकल प्रोसेस से इसे ऑक्सीजन में बदल देती है। यूनिट ने मामूली लेकिन फिर भी हिस्टोरिक 5 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस की है। यह लगभग 10 मिनट की सांस लेने वाली हवा के बराबर है। फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसके लिए भी एक अच्छा साइन है। कौन जानता है, शायद एक दिन मोक्सी मार्स पर एक ह्यूमन कॉलोनी का सपोर्ट करने के लिए जरूरी ऑक्सीजन प्रोसेस कर सके। अभी के लिए साइंटिस्ट मोक्सी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन का उत्पादन हो सके। स्टैंडर्ड साइज के मॉडर्न स्पेस क्राफ्ट को मार्स तक ले जाने के लिए आपको 7 मीट्रिक टन रॉकेट ईंधन और 25 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। यह स्पेस क्राफ्ट के लिए पृथ्वी से लाने के लिए बहुत हैवी सामान होगा। इसलिए अगर मार्स पर जाने और आने के लिए कभी इंसानी मिशन होता है तो प्लैनेट पर फ्यूल बनाने के लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। आप में से उन लोगों को जो ये सोचकर परेशान है कि वहां पर्सी अकेला है, बता दें कि असल में उनके साथ उनका एक स्पेशल कंपेनियन है। मार्स पर उतरने पर रोवर के अंदर इंजेन्यूटी नाम का एक छोटा लेकिन महंगा हेलीकॉप्टर था, लेकिन आप उसे शॉर्ट में चिनी कह सकते हैं। मिनी हेलीकॉप्टर को डेवलप करने में नासा का $80 मिलियन का खर्च आया, लेकिन हर पैसा इसके लायक था क्योंकि चिनी ने दूसरी दुनिया में पहली पावर ड्रोन फ्लाइट उड़ाकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। जिनी एक बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट थी क्योंकि इंजीनियरों ने ओरिजिनली एक हेलीकॉप्टर डिंकी को डिजाइन करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। इसे एक इंटरप्लेनेटरी रोवर के भीतर रखा जा सकता था, लेकिन दूसरे प्लेनेट पर उड़ान भरने के लिए काफी पावरफुल था।
जिनी की सक्सेस के बाद साइंटिस्ट अब अर्थ पर स्मार्ट माइक्रो ड्रोन के डिजाइन में सहायता करने के लिए अपनी तरह की यूनिक हेलीकॉप्टर से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर को इस एरिया का पता लगाने के लिए यूज किया जा रहा है, जो रोवर के लिए सही नहीं है। जिनी डेटा कलेक्ट करने और अर्थ पर वापस भेजने के लिए एरियल पिक्चर्स के लिए मार्स के लैंडस्केप पर उड़ान भरता है। जिनी को रोटर ब्लेड के ऊपर लगे सोलर पैनलों से पावर मिलती है। साइंटिस्ट के लिए एक बड़ा कंसर्न ये है कि पैनल मार्स की धूल की मोटी परत से ढक जाएंगे और हेलीकॉप्टर पावरलेस हो जाएगा। सो अब आगे से ब्लेड से निकलने वाला एयर फ्लो असल में जिनी के सोलर पैनलों को खुद ही क्लीन करता रहता है। अपने मैकेनिज्म के अंदर जिनी राइट ब्रदर की 1903 की हिस्टोरिक एरोप्लेन फ्लाइट का एक छोटा डाक टिकट साइज का फैब्रिक साथ ले गया है। ये एविएशन के ओरिजिनल पायनियर्स का एक प्रेम भरा ट्रिब्यूट है। क्यूरियोसिटी रोवर पहली बार 2012 में मार्स पर उतरा था और 12 वर्ष से ज्यादा टाइम से रेड प्लैनेट पर घूम रहा है। क्यूरियोसिटी को लाइफ का पता लगाने के लिए नहीं बनाया गया था जैसे परसिवियरेंस कर रहा है, बल्कि ये पता लगाने के लिए भेजा गया था कि मार्स पर लाइफ को बनाए रखने के लिए वहाँ क्या कोई आवश्यक एलिमेंट्स हैं। इसमें लिक्विड पानी, कार्बन, एनर्जी सोर्स जैसी चीजें शामिल हैं। क्यूरियोसिटी को एक साइट मिली जिसे साइंटिस्ट ने येलो नाइफ बे नाम दिया। इस साइट में कभी एक एंशिएंट लेक थी। रोवर ने पानी से छोड़े गए मिनरल्स की खोज की जो ये दिखाती है कि लेक वाटर बहुत एसिडिक और बहुत सॉल्टी नहीं था, इसमें बैलेंस पीएच होता है। कार्बन, नाइट्रोजन और बाकी एलिमेंट जो शायद लाइफ को सपोर्ट कर सकते थे वे सभी पुरानी लेक के क्रेटर के भीतर पाए गए थे। साथ ही सबसे खास बात, क्यूरियोसिटी ने माइक्रोबियल लाइफ के लिए एनर्जी के संभावित सोर्स खोजे। तो आखिरकार हो सकता है कि मार्स पर लाइफ मौजूद हो। क्यूरियोसिटी ने एक प्लैनेट वाइड डस्ट डोम देखने और मापने वाला फर्स्ट मार्स रोवर बनकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अर्थ की तरह ही मार्स पर लगातार हवा चल रही है जो वहां की जियोलॉजी को लगातार बदल रही है। इससे वहां बहुत सारी डस्ट पैदा होती है जो बड़े क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाती है। डस्ट क्लाउड सन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गर्म हो जाते हैं, जिससे हवाएं और तेज हो जाती है बिना किसी बारिश या ओशन के। हर कुछ वर्षों में क्लाउड्स इतने बड़े हो जाते हैं कि पूरे प्लैनेट को कवर कर लेते हैं और एक विशाल डस्ट डोम पैदा करते हैं। 2018 में क्यूरियोसिटी ने मार्स के सरफेस से एक ऐसे महातूफान को देखा था जिसने नोट किया कि प्लैनेट पर सनलाइट 97% कम हो गई है और उसके बाद कई बड़े रेत के टीले बन गए। क्यूरियोसिटी ने मार्स पर रेडिएशन एनवायरनमेंट को मापने में एक डिकेड से ज्यादा टाइम बिताया है। इससे साइंटिस्ट ये पता लगा सके हैं कि क्या इंसान रेडियो एक्टिव हुए बिना रेड प्लैनेट पर सेफ ट्रैवल कर सकते हैं। अब तक की न्यूज़ काफ़ी उत्साह दे रही है कि मार्स के रेडिएशन लेवल की तुलना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स के अनुभव से की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि एस्ट्रोनॉट रेडिएशन के बारे में बहुत अधिक चिंता किए बिना लंबे टाइम के राउंड ट्रिप को झेल सकते हैं। मार्स सोलर सिस्टम के सबसे बड़े वोल्केनो ओलंपस माउंस का घर है। ये विशाल ज्वालामुखी 14 मील ऊंचा है जो माउंट एवरेस्ट के साइज का लगभग 2.5 गुना है। ये वोल्केनो लाखों साल पहले बना था जो मार्स का सरफेस पिघला लावा उगलते हुए अनगिनत वोल्केनो से भरा हुआ था। ओलंपस माउंस एक शील्ड वोल्केनो है, इसलिए जबरदस्त लावा उगलने और हवा में आग की लपटों को छोड़ने के बजाय लावा इसके किनारों से धीरे धीरे बहता रहता है। ये इसे इसकी लो स्क्वाट अपीयरेंस और केवल 5% का एवरेज स्लोप देता है। केवल कुछ मिलियन वर्ष पुराना ओलंपस माउंस अभी भी एक काफी यंग वोल्केनो है। इसी वजह से साइंटिस्ट का मानना है कि ये शायद अभी भी एक्टिव हो सकता है। तो उम्मीद है ये फ्यूचर में कभी भी फट सकता है। क्यूरियोसिटी रोवर न सिर्फ लोकल जियोलॉजी पर नजर रखता है बल्कि ये भी ध्यान देता है कि आकाश में क्या हो रहा है। मार्च 2021 में इसने आकाश में इन झिलमिलाते इंद्रधनुषी रंगों को पकड़ लिया जिसका नाम मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स रखा गया। ये कलरफुल डिस्प्ले तब होता है जब सभी क्लाउड पार्टिकल साइज में लगभग समान होते हैं। ये आमतौर पर बादलों के बनने के तुरंत बाद होता है।